अच्छे बेटे भी बनाने के लिए माँ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप हीरा हैं, इसीलिए आपका बेटा भी हीरा है ना? तो आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी इसको। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे की ये खुशी जो है आप ज़िंदगी भर अंतिम सांस तक आप महसूस करती रहें और ऐसे ही फ़क्र करती रहें अपने बेटे पर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मुबारक हो। देखो बेटा, सोनीपत से ही पढ़ाई है अपना स्टूडेंट और इसका क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया। ज़ोरदार तालियां बजाओ। कहाँ ज्वाइनिंग मिली? सोनीपत में है। कौन सी? अच्छा, सोनीपत में ही इसकी ज्वाइनिंग हो गई है ऑडिट ब्रांच में। ये तो डबल अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत मुबारक है। अच्छा देखो बेटा, इस लड़की की कहानी ज़रूर सुनो। इसने 35 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए, सरकारी नौकरी के 35 से ज़्यादा पेपर दिए। एज कितनी है बेटा? 22 इसकी एज अब हुई है। इसका मतलब ये अपनी 12वीं करते ही इसके दिमाग में एक टारगेट था कि मुझे नौकरी चाहिए। 18 से लेके 22 साल, 4 ही साल तो ना, इन 4 सालों में 17 प्लस हो जाता है हर बच्चा 12वीं करते करते। इसने इन 4 सालों में 35 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए और कई बार फेलियर भी देखा, तबीयत भी खराब हुई। और 22 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। 22 साल में इसकी आज एक अच्छी जॉब मिल गई इसको और अभी इसकी उम्र बहुत पड़ी है, आगे तैयारी करके इसके पैर जम गए। अब ये इस लायक हो गया कि इसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अपने ही पैसों से, अपनी जेब से खर्च करके अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन डिसीजन ले सकता है। फादर क्या करते हैं बेटा? अच्छा, 12th के बाद ही एक्सपायर हो गए थे। किस चीज़ में थे पिताजी? अच्छा, फिर आपका घर का खर्च कैसे चला? तुम ट्यूशन पढ़ाते थे और आप सिलाई करती थी। एक ही बेटा है आपके पास? एक बेटी भी है, वो छोटी है। वो भी स्कूल में पढ़ती है? अच्छा, तो वो तो और छोटी रही होगी। कब की घटना है? 2000? अच्छा देखो बेटा, इनके घर में मुसीबत भी बहुत आई। जैसे दूर से जो चेहरे चमकते नज़र आते हैं, इनकी प्रॉब्लम देखो। इसके फादर अर्निंग हैंड थे इकलौते, एक्सपायर हो गए। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद ये लड़का ट्यूशन पढ़ाने लग गया और ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के इसने अपने घर का खर्चा निकाला। माँ ने भी अपनी सिलाई कढ़ाई से, जो हुनर हो ना, बुरे समय में आपकी स्किल काम आती है। जब मुसीबत आती है तो जो आपके अंदर स्किल है आप उससे पैसा कमा सकते हो। इसकी मम्मी ने भी संघर्ष किया, अभी यंग ही हैं, इन्होंने सिलाई से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा सा उसने ट्यूशन पढ़ा के। और देखो, ईश्वर कहीं देखता रहता है। उस लड़के की मेहनत, इनकी मेहनत, दोनों पे ईश्वर की नज़र थी और आज यंग एज में इनके घर में सरकारी नौकरी लग गई। इसके फादर प्राइवेट जॉब में थे। अब ये लड़का जो है, ये लड़का इतना काबिल बन गया कि इसकी मम्मी की बुढ़ापे तक की जिम्मेदारी, अब आपको चिंता मुक्त हो जाना है। अब ये जब तक आप जियोगी तब तक सारी जिम्मेदारी इसकी है ना। अब हाँ, अब आप चिंता मत करो, ज़्यादा सिलाई में आंखें मत खो देना। सिलाई बस इतनी करना जिससे, हाँ, अमूमन क्या होता है, हमारे घर की नॉर्मल औरतें, उन्हें दिखता है कि पैसा कमाना ज़रूरी है तो वो सिलाई करने लगती हैं। बेटा, सिलाई पता है आंखों को खा जाती है। लगभग औरतें अगर बहुत लंबे समय तक सिलाई करती हैं तो उनकी 100% उनको बैक पेन, क्योंकि लगातार बैठे रहना पड़ेगा, और उनकी आंखों की रोशनी लगातार गिरती जाती है। महीन काम है ना सिलाई करना। सिलाई पढ़ने से भी ज़्यादा आंखों को खा जाता है। तो इसलिए एक लिमिट में, जब तक साधन ना हो तो ठीक है, कोई पैसा दे के नहीं जाता, करना पड़ता है। ये पता नहीं समय किससे क्या करवाए, लेकिन फिर भी आज इनका बेटा लग गया। एक ही बेटा इनके पास है, एक बेटी छोटी है, उसको ही बेटा सही रास्ते पे पढ़ाने पे लगाना। अच्छा, उसने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ना अपने भाई बहनों को भी जब खुद कामयाब हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है छोटे वालों को भी सही ट्रैक पे ले आए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब ना आपका सारा, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई आप बीमार भी होती हैं तो आपकी दवाई का, हर चीज़ का खर्चा सरकार इसको देगी। अब आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल मुक्त होकर जीवन जियो। आपके हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे तो एक हमेशा डर रहता है प्राइवेट का, ये सरकारी में है, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत है। तो आपको चिंता नहीं करनी बिल्कुल, ठीक है बेटा। कुछ मैसेज दो इनको। हेलो मैम, पहले तो चेहरे बहुत सारे चेंज हो गए हैं, सारे ही चेंज हो गए, एटलीस्ट मोस्टली सारे चले गए मैम। तो हाँ, शिव भी आया था। तो मैंने 2020 में स्टार्ट की थी क्लासेस लेनी, और फिर मैंने 1 साल रेगुलर ली, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने गैप लिया 8-10 महीने का। फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर 6-7 महीने पढ़ा, फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया परमानेंट। फिर मैं घर पे लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो हाँ जी, लाइव क्लासेस लेके, हाँ जी, नहीं मैम, पढ़ाई नहीं छोड़ी।
तो लाइव क्लासेस देके पढ़ता रहा और इस पूरे प्रोसेस में मैंने कम से कम अभी तक 35-40 टेस्ट दिए होंगे भाई, सेंटर के, स्टेट के। स्टेट में तो खैर होते ही नहीं थे इतने, अभी हुए हैं वो तो स्ट्रगल सबने देखा है, लेकिन सेंटर के बहुत सारे दिए। और उन 35-40 टेस्ट में से मेरे 12-13 फाइनल सिलेक्शंस हैं, मतलब क्लियर हैं फाइनल्स। जिनमें से दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल AWO का, CRPF का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, DRDO का, और इसका हरियाणा में तो अभी ग्रुप डी का था, ये तो क्लियर था। ग्रुप डी से छोड़ के फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया और हाँ जी, मैं मार्च में ज्वाइन कर लिया था। हाँ, उसकी फ़र्स्ट पेमेंट आ गया, हम बाकी तो नहीं दे रहे अभी बिना सैलरी के एम्प्लॉय हैं भाई हम। तो उसके बाद फिर अभी मेरा पटवारी, ग्राम सचिव दोनों में हो गया था, लेकिन फिर मैंने क्लर्क ज्वाइन किया, क्योंकि मेन मकसद भाई पैसे कमाना नहीं होता। पैसे तो बाकी जितनी जॉब मैंने छोड़ी सब में ज़्यादा थे ओबियसली, सब में बहुत ज़्यादा सैलरी है मैम। हाँ जी, जितनी अभी तक सब में 40+ थी, 40+, 45+, ऐसे सब में सैलरी थी। लेकिन उनके अंदर जो है ना, हमें भी पता है भाई, सब में करप्शन ज़्यादा होता है। और फील्ड की जॉब है, मैं जाऊँगा रात को भी जाना पड़ेगा, दिन को भी जाना पड़ेगा, घर में फिर मम्मी अकेली, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो मेरा पहला फाइनल सिलेक्शन शायद 1 साल में हो गया था। सबसे पहले हरियाणा पुलिस का होता कांस्टेबल, वो मेरा फाइनल सिलेक्शन था। तो उसमें तैयारी करते करते बीच में मेरे को फिर ब्रेन स्ट्रोक स्टार्ट हो गए थे भाई, क्योंकि डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है जब कोई अर्निंग एंड नहीं होता तो। और दिख रहा है भाई, क्योंकि हरियाणा में तो वैकेंसी नहीं आ रही, वो तो अभी आना स्टार्ट हुई है। तुम्हारी अच्छी किस्मत है, जल्दी पढ़ लो, जल्दी लग जाओगे। ज़्यादा दिन बैठे बैठे कुछ नहीं मिलना भाई, परेशानी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है सारा, काम का अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है उसमें। तो उसकी फिर दवाइयाँ तो अभी भी चल ही रही हैं, लेकिन कुल मिला के कंटिन्यू रखना है। इसमें बीच में जब मैं परेशान हुआ, मैंने तबीयत ख़राब होगी तो मैंने सेंटर छोड़ा ना, फिर मेरे को लगा नहीं होगी अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया कि कुछ फील्ड होनी चाहिए, अपने हाथ की स्किल होनी चाहिए भाई। मान लो नई जॉब लगी तो कहीं ना कहीं तो आदमी कर ले फ्यूचर में जाके। फिर मैं वहाँ पे गया, 4-5 दिन गया था शायद, मैंने वहाँ के हालात देख लिया भाई, कोई टीचर पढ़ा के राजी नहीं है, ना बच्चे पढ़ के राजी हैं, आओ मौज मस्ती मारो चले जाओ। फिर मैंने वो 5 दिन में छोड़ दिया, फिर वापस लाइब्रेरी गया और फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए। सबसे ज़्यादा जो मॉक टेस्ट है ना, वो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, चाहे आप सेंटर पे दे रहे हो चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो। प्रैक्टिस आप 1.5 साल 2 साल करते जाओ, आपके मार्क्स उतने नहीं बढ़ेंगे, एक जगह आके रुक जाएंगे, फिर 60 पे रुक गए, 65 पे रुक गए आके। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपके 2-2, 3-3 नंबर सीधा बढ़ना स्टार्ट होते हैं। दिन के 5 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस में हमने करवा दी थी इतनी, 2-3 बार हमारा सिलेबस हो गया था। दिवाली के टाइम पे भी आते थे हम, जब CET का प्री था। दिवाली ना मैम ने इतनी अच्छी मनाई, उस साल ना हमने मनाई, सब यहाँ पे बैठे रहते थे शाम तक। तो टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं और फिर मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ाते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक बार सर ने बोला था भाई, जो बाहर घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, जो लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकते, वो यहाँ पे पढ़ लिया करो छुट्टी होने के बाद। तो फिर शाम को नीचे अंकल बैठते थे वहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग की बात है ये। शाम को जब उनका शटर डाउन करने का टाइम होता है, जब वो कहते थे भाई तो चला जाए, तो शटर नीचे करना पड़ेगा हमने, तो फिर उस टाइम पे जाता था। तो और कुछ नहीं है, बस इसमें कंटिन्यूस रखो अपना। आप तो वैकेंसी बहुत आ रही है, बहुत सारी आ रही है, और अब मौके बहुत सारे हैं अपने पास। पहले कम थे, हमने स्ट्रगल किया उस चीज़ के लिए, और अब पैटर्न ठीक हो गया है, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, तैयारी अपनी करो और हो जाएगा सबका। चलो बहुत बढ़िया, पर आप भी बहुत लकी हैं, आपका बेटा बड़ा अच्छा है। ऐसे संस्कारी बेटे होना भी बहुत बढ़िया, आपकी परवरिश की पहचान है ये, कि आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है। बहुत अच्छा, ऐसा ही बना रहे, है ना। तो देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है कि कभी अगर लाइफ में मुसीबत आए, परेशानी आए। अब उसने क्या कहा, देखो फादर एक्सपायर हो गए, लंबे टाइम तक हरियाणा सरकार ने पेपर ही नहीं लिए। कई बार ना ऐसा दौर आता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब घर में से किसी का चले जाना किसी के हाथ में तो है नहीं, वरना कौन अपने घर वालों को जाने दे। वो इनके हाथ में नहीं था, वो भाग्य में था। नौकरी नहीं निकल रही हैं या पेपर नहीं हो रहे हैं, ये इसमें भी ये कुछ नहीं कर सकता था। मैं बार बार कहती हूँ ना, ये वो स्ट्रगलर लोग हैं जिन्होंने रास्ता बनाया। तुम लोगों को तो बेटा बहुत हद तक रास्ता बनाया मिल गया। तुम लोगों के टाइम में इतनी परेशानियां नहीं होंगी जितनी इनके टाइम में। इन्होंने एक एक नौकरी का ना 5-5 साल वेट किया। पेपर हो रहा है, कैंसिल हो गया, पेपर हो गया, लीक हो गया, बड़ी परेशानियां आई। एक एक पेपर 2-2, 3-3 बार इन लोगों ने दिया। ये जो पटवारी का पेपर है ग्राम सचिव का, ये कब होने थे और कब जाके इनके रिजल्ट आए हैं।
हाँ तीसरी बार एग्जाम दिया था, इसका बार बार गड़बड़ियाँ थी। तो ये ना स्ट्रगल करने वाले लोग थे, इन लोगों ने 4 से 5 साल स्ट्रगल किया, लेकिन उस स्ट्रगल में ना ये लोग और मैच्योर और समझदार बन गए। अब वो कह रहे हैं ना 35 पेपर दिए उसने, 35 पेपर का मतलब कितना समय भी तो दिया। और ऐसा मत मानना कि एकदम से, उसने भी डिप्रेशन का दौर देखा, उसके मन में ये भी आया कि छोड़ दूँ पढ़ाई, पॉलिटेक्निक में चला जाऊँ, लेकिन वहाँ का माहौल देख के अच्छा किया जो वापस आ गया पढ़ाई पर। पढ़ाई है तो 22 साल में आज ये 40-45 हज़ार रुपये की नौकरी पर है। सिर्फ पॉलिटेक्निक करके तो बहुत लोग फिर भी खाली घूम रहे हैं, क्योंकि फिर भी तो नौकरी की इच्छा रहती है ना, नौकरी का पेपर कब होगा। तो अपनी लाइफ में ना सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है। इस लड़के ने वो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, और जिसका फायदा इसके परिवार को। अब छोटा सा परिवार है, एक सिस्टर है छोटी, मम्मी है और ये हैं, 3 लोगों का टोटल परिवार है। उम्र भी कम है, अभी तो बहुत कुछ जिंदगी में करना है। तो बेटा खुश रहना सबसे पहली चीज़ है, और जो दवाइयाँ चल रही है ना इनको धीरे धीरे करके अपना कम हो जाएंगी, क्योंकि अब मन बहलाने के लिए बहुत साधन होते हैं। भाई हम रोज़ जा रहे हैं, यही कितनी बड़ी खुशी है। सोच तो कितना ब्लेस्ड है, ईश्वर ने कितनी अच्छी माँ दी, एक अच्छी सिस्टर दी, सुंदर सा परिवार है। अब इस चीज़ को आगे अपना कंटिन्यू, कि भगवान को शुक्रिया करते हुए कितनी यंग एज में नौकरी, तुझसे कई बड़े बड़े हैं 28 के 30 के हो गए, नौकरियाँ नहीं हैं, तो तू बहुत लकी है इस मामले में, है ना। तो अपने आप को अच्छा एक बार लो बेटा, किसी को ना जैसे ये पता नहीं होता ना, कुछ लोग अब ये जाग गया 17 प्लस में 18 में कि मुझे नौकरी, कई लोग जागने में ही 28 के हो जाते हैं कि हमें नौकरी की तरफ चलना है। हाँ बहुत लोग हैं ऐसे, उनकी गलती नहीं है, परिस्थितियां डिसाइड करवाती हैं कि आप क्या करेंगे। कई बार जिन लोगों की उम्र 35, अभी नीचे एक लड़का परसों मंडे को आया हुआ था, उसने मुझे कहा मैडम मेरी एज हो गई 33 ईयर्स। उसने मुझे क्या बताया, उसकी दिक्कत क्या, फादर एक्सपायर हो गए, माँ ब्लाइंड है, उसकी माँ देख नहीं सकती। अब सारी जिम्मेदारी उस एक लड़के की, तबीयत उसकी खराब रहने लगी, तो उसने सिलाई का काम सीखा। जवान लड़का है, अब वो 33 का हो गया सिलाई करते करते, लेकिन उसे फील हो रहा है कि कल को मुझे कुछ हो गया, पीछे कह रहा था मैं ज़्यादा बीमार हो गया, कोई साधन ही नहीं बचा। भाई माँ अंधी है तो माँ क्या कर लेगी। तो उसको ये फील हुआ कि मेरी माँ की सिक्योरिटी क्या, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ तो बिल्कुल ही भीख मांगने की उस पर आ जाएगी। तब उस लड़के के मन में आया कि मुझे ना सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सरकार खड़ी रहेगी, मेरी माँ के साथ भी। अगर मुझे कुछ हो भी गया, मान लो बेड रिडन हो गया, तो भी सारा खर्चा सरकार देगी। प्लस जब तक 60 साल का नहीं होता तब तक अगर बेड पे भी है ना तो सैलरी आती है बेटा, मेडिकल छुट्टियां मिलती रहती हैं। तो सोचो उसको 33 साल में ये फील हुआ कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा। इसलिए वो 33 साल में, ये नहीं पता कब किसके ऊपर क्या मुसीबत आएगी, किसको अपनी ज़िंदगी का डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। और वो लड़का बहुत बढ़िया तरह से बातें कर रहा था, ऐसा कोई बेवकूफ़ लड़का नहीं था, सिलाई कढ़ाई का काम था, लेकिन उसकी ज़बान बहुत बढ़िया थी, स्पोकन बहुत अच्छी थी उस लड़के की। तो ये मुसीबत किसी पे कभी भी आ जाती है, पता नहीं कब आपको फील हो कि मुझे करना है। आप ब्लेस्ड हैं अगर आप 18, 19, 20 में एक ऐसे परिवार से हैं जिसमें पापा मम्मी दोनों बैठे हैं और आप सोचते हैं चलो पढ़ लूँ। नहीं तो ज़िंदगी की जब मार पड़ती है ना बेटा, तब बहुत लोग वापस आते हैं, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ना आसान तब है जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है। माँ बाप का ना होना तो फिर पढ़ने को बहुत मुश्किल बना देता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर भी कुछ माएँ स्ट्रगल करती हैं, अपने बेटों को बेटियों को पढ़ा देती हैं, लेकिन जिसके दोनों ही चले जाते हैं उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, कहाँ से पढ़ेगा। और जब तक उसकी उम्र भाग जाती है, जब तक उसकी समझ डेवलप होती है, तो ब्लेस्ड हो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, चाहे वो रोज़ गालियाँ दे के तुम्हें उठाते हो, फिर भी बेटा माँ बाप बहुत बड़ी छत होते हैं। जब तक वो है ना तब तक हम बिल्कुल फ्री हैं। ये कुछ एक बार बातचीत करेंगे। भाई जैसे मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे सिलेक्शन हुए, फाइनल तक भी हुए, उसमें सैलरी भी ज़्यादा थी सबके अंदर, इससे सबसे ज़्यादा थी सैलरी, इसमें सबसे कम सैलरी भी था ग्रुप डी को छोड़ के। लेकिन जब अब तो सारे लग जाओगे, यहाँ पे आए हो तो ठीक है, वैकेंसी भी बढ़िया है और पढ़ाते भी बढ़िया टीचर्स आपने देखा है, तो सारे लग जाओगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई जो आपको बहुत दूर लेके जा रही है ना घर परिवार से, बेशक उसमें सैलरी डबल हो, उसमें परेशानी भी बहुत ज़्यादा डबल है भाई। अभी हमारे साथ ग्रुप डी में काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं जो CHSL की जॉब छोड़ के आए हैं, अभी CGL की जॉब छोड़ के हमारे हरियाणा के अंदर लोग आए हैं, बिल्कुल हाफ बेसिक पे, हाफ सैलरी पे आए हैं। तो तैयारी तो करोगे सेंटर की, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन लालच में आके दूर की जॉब पकड़ोगे ना तो फिर परेशानी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी घर में और 2-4 भाई बहन है फिर तो भाई आप जा सकते हो, लेकिन अगर कोई अकेला है या फिर छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, या मम्मी पापा के साथ रहना है, तो भाई मत चूज़ करना सेंटर की, वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली जॉब होती है। बेशक छोड़ देना, तुमने एक क्लियर कर लिया ना, तुम 2 भी करोगे, फिर आगे लाइन लग जाएगी। मैम कहती थी स्टार्टिंग में, जिसका एक सिलेक्शन हो गया ना वो उसके बाद रुकेगा नहीं, वो फिर लाइन लगा देगा सिलेक्शन में। वैसे एक होने की देर है, जिस दिन तुम्हारा एक हो गया ना उसके बाद टाइम लगेगा दूसरा होने में, लेकिन फिर दूसरा होता है हर महीने सिलेक्शन। जैसे जैसे रिजल्ट आए वैसे वैसे तुम्हारा नाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
बेशक कम सैलरी होगा, मेरी यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं, इतनी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं मिलती, लेकिन मेरी इतनी मौज है, मैं 10 बजे जाता हूँ आराम से, मेरे घर से 2 मिनट दूर ऑफिस है, जितना यहाँ से बाहर रोड पे ये सुभाष चौक है इतना, ठीक है। जिस दिन मेरा मन करता है मैं जल्दी उठ के पार्क जाऊँ, जिम जाऊँ, उस दिन मैं जिम जाता हूँ। जिस दिन मेरा मन करता है आज लेट तक सोना है, मैं उस दिन आराम से 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, देख लो ऐसे सेम टू सेम लंच टाइम होता है तो मैं आ गया निकल के, क्योंकि जब पास होता है ना ऑफिस तो आप एक तो हरियाणा में जॉब करोगे सारे अपने जैसे मिलेंगे, समझने वाले लोग हैं, अपने जैसे मतलब समझने वाले मिलेंगे, ठीक है। बाहर आप जाओगे ना तो लोग होते हैं स्टेट वाइज डिफरेंस हो जाते हैं, रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप बोल क्या सकते हो कि मैं मेरे को काम और मैं जा रहा हूँ, और आप रीज़नेबल अच्छे काम करोगे ना, कोई परेशान भी नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देख के अपनी जॉब सेलेक्ट करना, एक मिल जाएगी उसके बाद बतेरी मिलती रहती है, ठीक है। और एक मिलने के बाद फिर रिश्ते भी बहुत आते हैं फिर जैसे तुम जॉब रिजेक्ट कर दो ना वैसे रिश्ते भी करोगे, अभी नहीं। और ये मेरे को 7-8 महीने हुए और 10-15 रिश्ते में मना कर चुका हूँ अभी तक। जब मैंने जाना भी स्टार्ट नहीं करा था, ग्रुप डी में क्या था, जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी उससे 2 महीने बाद हमें बुलाया गया था, 2 महीने की सैलरी हमारे घर बैठे ऐसे मतलब इंक्लूड होती रही उसके अंदर। तो मैंने जाना भी स्टार्ट नहीं करा था, उससे पहले 2-4 रिश्ते आ चुके थे, ठीक है। प्रिविलेजेस बहुत सारे हैं आप देखो तो, हाँ प्रिविलेजेस बहुत सारे हैं आप देखो तो, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही है। स्ट्रगलिंग फेज छोटा है, आगे फिर जो आप इन्जॉय करोगे ना भाई वो लाइफ टाइम है। सोचने की दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है, कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सैलरी से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है अगले महीने की फिक्स 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा लेट हो रही है लेकिन हर महीने आ जाएगी, आपको पता है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना तो भी मैं इतना ही अर्न कर पा रहा था जितने अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये होता था, मुझे पता है जैसे ईयर स्टार्ट होता है तो बच्चे कम हो जाते हैं, बीच में छुट्टियाँ होती हैं फिर बच्चे भाग जाते हैं। तो यहाँ होता था कि चलो अभी तो मैं 30 कमा रहा हूँ, लेकिन अगले महीने वो 5 भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है, नहीं पता। तो उसमें भी उतनी टेंशन होती है। आप बेशक कहीं भी प्राइवेट फील्ड में काम कर लो, कहीं भी कर लो, बेशक सैलरी ज़्यादा हो, आपको ही नहीं पता अगले महीने उतनी होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी पता है सबको भाई आज इतनी है कल भी इतनी रहेगी, बढ़ेगी, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाली है ना। अब तुम लोगोगे, तुम्हें इतने मज़े आएंगे, अगले साल पे कमीशन आएगा, मौज मारोगे, बढ़िया सैलरी है, खर्च भी नहीं होगी तुमसे सारी, ठीक है। और तुम्हारे त्यौहार बढ़िया हो जाएंगे भाई। ये मेरी पहली दिवाली है जो मैंने होते हैं ना काउंटर्स होते हैं, दुकान लगी होती है रोड पे, वो उसके इस तरफ खड़े होकर दिवाली मनाई है, वरना हर साल मैं त्यौहार के उस तरफ खड़ा होता था, भाई ये ले लो वो ले लो। हर सारे त्यौहार मैंने सामान बेच बेच के निकाले बचपन से अभी तक। लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ खरीदा है त्यौहार पे अपनी सैलरी से, तो वो वाले मज़े अलग हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो बस, और 2-3 साल की बात है और मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है भाई। थैंक यू। अच्छा, तुम काउंटर्स भी लगाते थे बेचने के लिए सामान? अच्छा, हाँ। देखो बेटा, इस लड़के ने बहुत स्ट्रगल किया। तुम फेस मतलब इस चीज़ को देखो कि हाँ, अब ये कितनी बड़ी बात है कि इस बार ईश्वर की इतनी कृपा रही कि ये काउंटर के उस तरफ खड़े होकर सामान खरीदने वालों में से था, नहीं तो लास्ट दिवाली तक ये सामान बेचने वालों में से था। और बेचने वाले तुमने कभी देखा हो त्योहार पे बाहर जाके? कई बार मैं सोचती हूँ जैसे हम कहीं बाहर गए मान लो दिवाली पे, तो मुझे फील होता है इन बेचारों की दिवाली मनी ही नहीं, क्योंकि वो 11 बजे तक भी खड़े रहते हैं कि कोई ये पटाखे खरीद ले, क्या पता कब कहाँ स्टोर करेंगे भाई, इतनी कोई जगह तो होती नहीं। ऐसे ही रक्षाबंधन पे देखो, जो ये राखियाँ बेचते हैं ये उस त्यौहार पे शाम तक भी उम्मीद रखते हैं कि काश कोई आके राखी ले जाए। तो वो त्यौहार उनके लिए नहीं होते, वो त्यौहार सिर्फ उन्हीं के लिए मज़ेदार हैं जो खरीदने आते हैं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि अब ये खरीदने वालों में से हैं, बेचने वालों का वो जो काम था वो इनका छूट गया। बहुत बहुत मुबारक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इनसे सीखना है बेटा। आज तुम उस तरफ हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ यहाँ खड़े होगे। जब तुम वहाँ बैठते थे तब यहाँ बच्चे आते थे, तब ऐसा लगता था कि एक दिन मेरी माँ भी यहाँ आके खड़ी होगी। हाँ, ये फील करना चाहिए कि एक दिन मेरी माँ भी जाके, मेरे फादर भी जाके इस तरफ खड़े हों और हम भी दूसरों के सामने एक रोल मॉडल बन जाएं। आज ये कितने लड़कों के लिए, कितनी लड़कियों के लिए रोल मॉडल है कि कितना स्ट्रगल किया इसने। छोटी सी एज में फादर का चले जाना, फिर सारे काम करना, ट्यूशन पढ़ाना और ये स्टॉल लगाना, वहाँ से आज ये इतना काबिल है कि मर्जी की जॉब इसने चुन ली। और बेटा ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिस दिन पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो गया ना, पहली शुरुआत, फिर तुम देखना लाइन लग जाती है, फिर तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हर महीने रिजल्ट में तुम्हारा नाम आएगा, हर महीने नाम आएगा। फिर तुम ये सोचोगे यार ये वाली करूँ कि ये वाली करूँ कि ये वाली करूँ। इतनी ज़्यादा नौकरियाँ सामने आती हैं और उस स्टेज तक पहुँचने का ये सफ़र है जो तुम तय कर रहे हो। तो खूब पढ़ो, खुश रहो, और सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। अपने आप को अकेले को स्ट्रगल फेस का मत मानो, सब इसी तरह स्ट्रगल करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस इससे निकलना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है। और अब सरकार ना पहले से बेहतर है काम करने के पड़ाव में। पहले बहुत बुरा हाल था, उस स्ट्रगल को ये लोग फेस करके यहाँ तक आ गए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो। ठीक है बेटा।
कि इसने अपना समय बदल लिया। ईश्वर ने जो थोड़ी परेशानी का दौर दिया था, इस बच्चे ने मेहनत करके अपना समय अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। चलो बेटा, हाँ बिल्कुल हीरा है आपका बेटा। इस तरफ देखो।